नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जहां लोकतंत्र है, सरकारों का बनना बिगड़ना लगा ही रहता है और इस बनने बिगड़ने में कुछ परिवर्तन भी होते ही हैं। सरकार के कामकाज पर पार्टी की विचारधारा का प्रभाव पड़ना भी लाजमी है, मगर इन सब में एक बात कॉमन है और वह यह है कि सभी सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने कानून का शासन कायम किया है और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे राज्य, हमारे देश में कानून का शासन बना रहे। मगर कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। उनमें से एक यह भी है कि न्याय तुरंत होना चाहिए। इसमें थोड़ी भी देरी हमें मंजूर नहीं होती। हाँ, ये सच है कि न्याय में देरी हमें न्याय से वंचित कर देती है, लेकिन न्याय एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना सभ्यता की नींव है। अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहोवर ने कहा था कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कानून के शासन के क्या मायने हैं, इसे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है यह याद करना कि जब वो नहीं था तब क्या हुआ था। कानून के राज के पहले जंगल का राज था। जब इंसान जंगल से निकला और समाज में रहने लगा, तब उसे अपने समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए कुछ नियमों की जरूरत महसूस हुई। इन्हीं नियमों ने आगे चलकर न्याय व्यवस्था का रूप लिया। कानून का इतिहास सभ्यता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो सभ्यता की शुरुआत ही कानून से हुई है और न्याय के लिए कानून का शासन बहुत ही जरूरी होता है। अब जरा इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के उत्तर प्रदेश में आइए, जहां गैंगस्टर अतीक अहमद के 19 साल के बेटे असद अहमद के एक पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने मुठभेड़ की खबर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया भाषण ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ट्वीट में लिखा है कि जो कहते हैं कर दिखाते हैं। स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस मुठभेड़ पर गर्व महसूस कर रही है और यह गर्व भरा ऐलान इस बात की स्वीकृति है कि यह मुठभेड़ इरादतन थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अफसरों ने खुद बताया कि यह मार्च 2017 से शुरू हुए आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में पुलिस की 183वीं मुठभेड़ है। यह एक ही मामले में पुलिस के कार्रवाई के दौरान की गई तीसरी मुठभेड़ है और उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल के 13 दिनों में की गई तीसरी मुठभेड़ भी है। 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में देश भर में हुए पुलिस एनकाउंटर का ब्यौरा रखा गया। इस डेटा के अनुसार 2020-21 में कुल 82 पुलिस एनकाउंटर हुए थे, जो 2021-22 में बढ़कर 151 हो गए। 2000 से 2017 के बीच एनएचआरसी ने एक एनकाउंटर के 1782 मामलों को फर्जी बताया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में पुलिस एनकाउंटर में 164 लोगों की मौत हुई। एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2018-19 यानी इन 5 वर्षों में पुलिस एनकाउंटर में क्रमशः 137, 188, 179, 169, 164 लोगों की जान गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस एनकाउंटर में इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इसके अलावा सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि इन्हीं 6 सालों में उत्तर प्रदेश में 5046 अपराधी पुलिस कार्रवाई में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए। सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि अपराधियों का सफाया आदित्यनाथ का चुनावी वादा था और वो अपने कई भाषणों और साक्षात्कारों में इसे दोहरा चुके हैं। पिछले महीने ही हिंदी न्यूज चैनल आज तक के एक प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एंकर ने सवाल पूछा, तो आपका तरीका वही रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में गाड़ी यूं ही पलटेगी? इस सवाल के जवाब सुनकर योगी आदित्यनाथ पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाएंगी। फिर एंकर ने पूछा, क्या निर्देश है आपका, गाड़ी पलटेगी? जवाब में योगी ने कहा कि देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन सी दो राय की बात है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात कर रही हैं? योगी के इस जवाब से दर्शक भी खिलखिलाकर हंसे और जमकर ताली भी बजाई। एक महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अतीक अहमद का नाम लेते हुए कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और आज की ताज़ा खबर यही है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल की रात पुलिस कस्टडी में बाहरी लोगों द्वारा 10 गोलियां मारी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। मतलब पुलिस तो पुलिस, अब बाहरी लोग भी अपराधियों को सजा देने लगे हैं।
जाहिर है पुलिसिया मुठभेड़ आदित्यनाथ सरकार के लिए एक आवश्यक राजनीतिक हथकंडा है और अब यह इतना भयंकर रूप ले चुका है कि कानून और पुलिस पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन सरकार से बाहर जो लोग इन मुठभेड़ों का जश्न मना रहे हैं, उनका आखिर क्या स्वार्थ हो सकता है? असद और उसके साथी गुलाम के मारे जाने पर एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि अपराधी को पालने पोसने से बेहतर है कि अपराधी खत्म हो जाएं। एक और पत्रकार ने जो यह कहा कि गुलाम को आसान मौत मिली, और एक पत्रकार ने तो गुलाम की लाश की तस्वीर ट्वीट कर डाली और साथ ही लिखा कि जब मौत सामने होती है तो पेशाब छूट जाता है। ऐसे में कहाँ रह जाएगा कानून का शासन और कैसे सुनिश्चित होगी एक एक नागरिक की सुरक्षा? कैसे ताकत के नशे में मदमस्त लोगों को यह सबक दिया जा सकेगा कि कानून उनसे भी ऊपर है? यह इरादतन मुठभेड़ का जश्न नहीं तो और क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और यह इरादतन मुठभेड़ कराने वाली पहली सरकार भी नहीं है। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की असम सरकार भी इस तरह की मुठभेड़ के बढ़ते मामलों को लेकर कटघरे में खड़ी है। जम्मू कश्मीर में तो मुठभेड़ों का लंबा इतिहास रहा है। पंजाब में भी माना जाता है कि मिलिटेंसी का अंत मुठभेड़ों के जरिए ही किया गया था। हैदराबाद में 2019 में एक महिला से बलात्कार और उसे जलाकर मार देने के आरोप का सामना कर रहे 4 संदिग्ध तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई में इसी तरह मारे गए थे। उस समय भी कई लोगों ने इसी तरह सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की थी। राज्य चाहे कोई भी हो, अपराध चाहे किसी का भी हो या किसी किस्म का हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लोगों को मुठभेड़ से एक तरह की संतुष्टि मिलती है। मुमकिन है कि इस संतुष्टि की जड़ में न्याय व्यवस्था की कमजोरियों की वजह से व्यवस्था से लोगों का विश्वास का उठ जाना हो। जब मुकदमे महीनों, सालों और दशकों तक चलते रहें और न्याय का इंतजार खत्म ही ना हो, ऐसे में न्याय व्यवस्था से विश्वास का उठ जाना स्वाभाविक ही है। लेकिन विश्वास के उठ जाने को मंजूर कर लेना और फिर न्याय की सरहदों को लांघकर उठाए जाने वाले कदमों को स्वीकृति दे देना बेहद खतरनाक है। जो पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने लाने की जगह गोली मार देती है, उसे किसी मासूम को भी गोली मार देने में कितना समय लग जाएगा? यह भी सोचकर देखिए, लिंचिंग क्या है? क्या सोचकर हमारे और आपके जैसे लोगों का एक समूह किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संदेह में पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही पीट-पीट कर मार देता है? क्या फ़र्क है लिंचिंग करने वाली इस भीड़ में और फर्जी मुठभेड़ करने वाली पुलिस में? मुठभेड़ों का जश्न मनाने वाले बताएं कि वो कानून के शासन और लिंचिंग के शासन से किसको चुनेंगे? जवाब देने के लिए फिर से इतिहास के पन्नों में लौटना होगा और सोचना होगा कि सभ्यता बेहतर है या वापस जंगल राज में जाना। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा कि भारत में एनकाउंटर को सामाजिक वैधता दिलाने की कोशिश की जा रही है और यह बहुत ही खतरनाक है। दुष्यंत दवे ने कहा कि जब आतंकवादी हमला हो तो इस तरह के एनकाउंटर को सही ठहराया जा सकता है, बाकी किसी भी स्थिति में एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता और ये सारे एनकाउंटर राजनीति से प्रेरित होते हैं। दवे कहते हैं, नक्सली होने के नाम पर आदिवासियों और दलितों का एनकाउंटर, मुसलमानों का एनकाउंटर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। एनकाउंटर बताता है कि हमारी सरकार को भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोगों की नींद खुलनी चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर हम नहीं जागे तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो अभी की सरकार किसी और तबके को निशाना बना रही है और बाद में दूसरी सरकार आएगी तो किसी और तबके को निशाना कर लेगी। एनकाउंटर बताते हैं कि हमारी पुलिस प्रणाली फेल हो गई है और न्यायपालिका में किसी को भी भरोसा नहीं रहा है। क्या एनकाउंटर को भारतीय समाज में लोकप्रिय समर्थन मिल रहा है? इस सवाल के जवाब में दुष्यंत दवे कहते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और आने वाले समय में इसे रोका नहीं गया तो पुलिसिया दमन बढ़ेगा। जाने माने वकील और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्ज्वल निकम कहते हैं कि एनकाउंटर को सामाजिक वैधता और लोकप्रिय समर्थन मिलता है तो यह न्यायपालिका के लिए खतरनाक होगा। निकम कहते हैं कि आम लोगों में यह भावना है कि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है और ये न्यायिक जटिलता में उलझ जाती है। ऐसे में अपराधियों को सीधे मार देना चाहिए, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि इंसाफ को सुनिश्चित करें, नहीं तो एनकाउंटर को लेकर लोकप्रिय समर्थन बढ़ेगा।
जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है।